अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। मेरे साथ मेहदी अली काज़मी साहब मौजूद हैं। बहैसियत इंसान, बहैसियत सहाफ़ी, मेरे लिए बहस शर्म होगा कि बेटी जो कि किसी और के कब्ज़े में, उन उसके झूठों का जवाब मैं उनके वालिद से लूँ। तो वो सवाल तो नहीं करूँगा जो बहुत सारे दोस्तों ने किए और करते हैं। मेहदी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, यकीनन बहुत मसरूफ़ हैं। उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ मालूम करनी है कि बुनियादी तौर पर आप अपना बैकग्राउंड बताएं कि आप कराची में कब से हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, फैमिली में आपके साथ कौन कौन है, बच्चों की तरबियत किस तरह की, कितने बच्चे हैं आपके? सर, मैं बेसिकली सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। मेरी शादी जो थी वो भी सियालकोट में हुई थी। ये मेरी इन लॉज का घर है और मेरी फूफो भी लगती हैं ये। 2005 में मेरी शादी हुई थी। और उसके मैं तब तक बैंक में जॉब करता था। मेरे वालिद साहब ने 40 साल जो है वो बैंक में सर्विस की है। उसी बिहाफ पे मुझे भी जॉब मिली, लेकिन वो चूँकि आप समझ सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बाज़ दफ़ा जो है वो अगली जनरेशन उस फील्ड को अपनाना नहीं चाहती। 4-5 साल मैंने बैंक में जॉब की और उसके बाद चूँकि मेरा बेसिकली मैं कंप्यूटर्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो मैंने कंप्यूटर के डिफरेंट कोर्सेज़ किए, जिसमें वेब प्रोग्रामिंग वगैरह शामिल थी। जब मैं कराची आया तो मैं इसी सोच के साथ आया कि यार यहाँ पे मैं चूँकि एक बड़ा शहर है और मैं यहाँ पे जाके अपनी कंप्यूटर लाइफ जो है वो उसमें अच्छी जॉब तलाश करूँगा। जब मैं यहाँ आया मैंने उन कोर्सेज़ में से कुछ जो फ्रेश कोर्सेज़ थे, जो जो जदीद किस्म के कोर्सेज़ थे, मैंने वो किए। और उसके बाद मुझे एक उन्हीं कोर्सेज़ के दौरान जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने ये कहा कि यार सबसे ज़्यादा मांग और सबसे ज़्यादा बेटर इस चीज़ की जो है वो या तो ये है कि आप आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, या आप एक ऐसी नौकरी तलाश करो जिसमें आप किसी इंटरनेशनल फर्म में काम कर रहे हो और आपको ज़्यादा उसमें फ़ायदा है, फ्यूचर भी आपका सिक्योर होगा। हाँ, मैंने वो बात जब उसके ऊपर काम किया तो वो मुझे रिलायबल और मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा। मैं पिछले 13 साल से एक फर्म में काम कर रहा हूँ और प्रोग्रामर हूँ। बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स और प्रोग्रामिंग है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने किए हुए हैं हम एज ए बीइंग ए कंपनी। और बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन्हें हम ऑपरेट भी करते हैं और उनका उनका ऑनलाइन रखना, उनको उनको मेंटेन करना, वो सारी हमारी कंपनी की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा इसके अलावा जो तालीम है, मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी। ग्रेजुएशन के बाद मुझे बैंक में जॉब मिली और उसके तकरीबन 4-5 साल बाद मेरी जब ये शादी के मेरा ख्याल है 1-1.5 साल के बाद मैं यहाँ आ गया। तो आप बहन भाई आपके कितने हैं, आप फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? मैं अकेला हूँ, इकलौता हूँ। मेरा ना भाई है ना बहन है। इसके अलावा हमारी फैमिली में जो कज़न्स हैं वो बहुत सारे हैं और हमारी एक फैमिली में एक अच्छी टर्म है कि हम तमाम कज़न्स को बीइंग ए ब्रदर सिस्टर ही वो करते हैं। अच्छा, बच्चों में जैसे बेटियां ज़ाहिर है रहमत होती हैं, एक बेटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में, सदमे में, और उम्मीद है अल्लाह ताला बहुत जल्द इस सदमे से आपको बाहर निकालेगा। तो बेटियों में कौन सी बेटी, क्योंकि दो बेटियां और भी हम देखते हैं जब अदालत में आती हैं, तो कौन सी बेटी से सबसे ज़्यादा आपको मोहब्बत थी, कौन सी बेटी से ज़्यादा लगाव था, कितनी केयर करते थे आप बच्चियों की? यार, मेरी तो तीनों बेटियों से बहुत प्यार है, चूँकि इसने मेरे साथ 14 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे हैं। तो वो 14 साल मैंने इसे जिस प्यार से पाला है वो मैं तो उसे उसके 14 मिनट भी नहीं भूल सकता। मैंने अपनी तीनों बच्चियां जो थीं वो मन्नत मान के ली थी। हालांकि मेरी वाइफ मुझसे लड़ती थी कि तू क्यों लड़कियों के लिए मन्नत मानता है, तू लड़कों के लिए क्यों नहीं मानता, लेकिन मुझे ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियां हों। अब ये जो इंसिडेंट हुआ, आप यकीन करें, इसमें भी मैं अपनी बेटी को कसूरवार नहीं ठहराता, बल्कि मैं यही कहता हूँ कि उसको मेंटली ट्रैप किया गया और वो उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो भी उसी ट्रैप के अंदर है। और जो भी स्टेटमेंट्स दे रही है वो उसे कहलवाई जा रही हैं। तो आपको कभी इन 13-14 सालों में लगा कि बेटियां आपकी लाइफ से दूर हैं, यानी कि माम से ज़्यादा उनकी अटैचमेंट है, बाप से बहुत कम है, मतलब ये आप सख्ती करते थे बच्चियों के साथ, कैसा आपका रवैया रहा? यार, मैं घर के अंदर जॉब करता हूँ। आप एक चीज़ सोचिए कि मैं तो बाहर, मतलब एक होता है कि बाप सुबह जाता है, रात में आता है, आके खाना खा के सो जाता है। मेरी सिचुएशन ये होती है कि मेरे घर के अंदर एक कमरा है, उसमें मैंने सेटअप बनाया हुआ है अपने ऑफिस का। मेरा छोटा सा घर है, अब ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब मैं सारा दिन अपने बच्चों के साथ अटैच होता था। हम पूरे साल में 2-3 दफ़ा या एटलीस्ट, अगर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन वीक भी होती थी
तो एटलीस्ट एक बार मैं इनको पूरे पाकिस्तान टूर वगैरह करवाया करता था, और बड़े शौक़ से, ताकि चूँकि मैं भी एक घर के अंदर काम करता था तो मेंटली फ्रेशनेस हर बंदे को ज़रूरत होती है। हम बड़े शौक़ से वो करते थे, और हर 15 दिन बाद या हर एक महीने में 1-2 ट्रिप्स कराची के सीज़ हो गए और इस किस्म की मुख्तलिफ़ पोर्ट्स। हमारी माशाल्लाह अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, नेवी में भी हमारी वो हैं, तो हम शिप्स भी जाते थे और इस किस्म की एक्टिविटीज़ करते रहते थे। मैं कभी भी अपनी बच्चियों से दूर नहीं रहा, मेंटली या बीइंग फिज़िकली बिल्कुल हम बड़े फ्रेंडली हैं। और ये जो एक तासुर दिया गया कि मैं बच्चों को मारता था, ये बड़ा गलत किस्म का तासुर था। मैंने तो, आप यकीन करें, गली के अंदर कोई बिल्ली का बच्चा भी मैंने देखा कि वो भूखसर हो रहा, तो हम उसे भी जो एक ह्यूमैनिटी जो चीज़ सिखाती है, हम उसके थ्रू उसका भी वो करते थे। तो आपको ये कैसे महसूस होता है, ये क्या समझते हैं कि बच्ची के साथ हुआ क्या है? यानी कि जिस तरह का दावा है कि वो यहाँ से लाहौर पहुँच गई, और आपको पता है कि यहाँ से आप कभी करीमाबाद या हैदरी चले जाएं, या उसके बाद आप शारा फैसल पे टूर कर लें, तो कभी भी कोई माँ बहन बेटी अकेली सफ़र करते हुए, जिस तरह का हमारा माशरा है, वो तो घबराती हैं। तो वो लाहौर कैसे चली गई और किस तरह उसको ले जाया गया, आप क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं ये तो मानता ही नहीं हूँ कि बच्ची लाहौर गई, और मेरा ख्याल है कोई भी थोड़ा सा दिमाग रखता हो वो ये बात नहीं मानेगा। बच्ची जिस जो, जो अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। बच्ची कचरा रखने नीचे आई थी, उसके बाद टूटी हुई जूती थी, और उसकी ग्लासेस भी, आपने मुझे देखा, मैं कोर्ट में भी वो ग्लासेस और वो कार्ड लेकर खड़ा होता था कि ये बच्ची की ग्लासेस हैं। जब आर्गुमेंट स्टार्ट होंगे तो मैं बताऊंगा कि बच्ची तो उसकी आई साइट वीक थी। आप ख़ुद सोचें, एक बंदे की आई साइट वीक हो, वो लाहौर चला जाए, ये चीज़ें मानने की नहीं है। सेकेंडली, इसके अंदर जो एजेंसीज़ की ख़ुसूसन जो मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो अपनी एक जो उन्होंने तहकीक की वो पुलिस के हवाले की जा चुकी थी, या उसे प्राइवेट कर दिया गया। उसमें बताया गया कि ये वाली फैमिली इससे पहले भी कराची आई है, और अब पुलिस के पास भी ये रिपोर्ट होगी, पुलिस उसे एक्सेप्ट करे नहीं करे। लेकिन मेरी बेटी जो है 100% श्योर है कि वो टैक्सी से ख़ुद नहीं गई, उसे यहाँ से उठा कर लेके गए हैं। देखें, बच्ची की एज, जो एक्चुअल एज है, वो 13 साल 11 माह है, और आपको पता है कि लॉ के मुताबिक अंडर 16 अगर बच्ची को आप उसकी मर्ज़ी से भी ले जाते हैं और निकाह भी करवा लेते हैं, अगर वो अंडर 16 है, तो दैट इज़ अबडक्शन। और अबडक्शन जो है वो भले ही उसकी मर्ज़ी से जाना हो, वो अबडक्शन ही में आएगी। इसी चीज़ की FIR दर्ज हुई थी। हैरत की बात यह है जी कि जज साहिब ने सिर्फ़ एक बच्ची के कहने के ऊपर, अगर मैं ये कह दूँ मैं अमेरिका का सदर हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मानेगा, या मैं ये कह दूँ मैं 200 साल का हूँ, या मैं हज़रत ईसा के साथ उनके पीछे खड़ा होता था, तो ये चीज़ें मानने की नहीं है। बच्ची को सामने फ़िज़िकली आपने भी देखा वो उसकी एज क्या थी, उसके पास मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मानने तो फिर डॉक्यूमेंट्स का फ़ायदा क्या है। बच्ची का जो टेस्ट करवाया गया, आपने उसमें देखा उसमें कितने झोल थे। हमने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि एक प्रॉपर बोर्ड के साथ एक टेस्ट करवाया जाए, इतना तो हमें राइट है, और हमने उसे चैलेंज किया हुआ है। ट्रायल कोर्ट में हम ये मामला उठाएंगे, या इसके लिए अगर हमें एक अलग से पिटीशन लगानी पड़े किसी और कोर्ट में, तो हम वो करेंगे। बच्ची के लिए एक प्रॉपर बोर्ड बैठाया जाए जिसमें एक सर्जन भी और 5 डॉक्टर्स हों। उसके बाद डिफरेंट तरीक़ों से उसका टेस्ट हो, क्योंकि मेरे पास तो अमेरिका से, आप यकीन करें, मामला इतना हाइप है, मुझे USA से जो मेडिकल स्टाफ है वो फ़ोन करके कहते हैं कि आपके साथ तो मजाक किया गया है, ये मेडिकल रिपोर्ट जो है। और आपने ख़ुद देखा वो जो मेडिकल जो सर्जन था, वो पुलिस सर्जन, उसे भी हटा दिया गया था इस रिपोर्ट के बाद। तो जब इतनी सारी मशकूक बातें थीं, तो आप जज साहिब ने उसके ऊपर फ्री विल दी, ये मेरी समझ से बाहर है ये बात। सर, आपकी जो पेशियों की आने जाने की ये दुआ ज़ाहिर है कि 2 पेशियाँ, और उसके अलावा जितनी भी पेशियाँ हों, ये तकरीबन हम सब के पास, तमाम दोस्तों के पास रिकॉर्ड पर महफूज हैं, सेव हैं, हर लम्हा जब आपके आने जाने का है। अच्छा, आपकी कल हमने एक वीडियो मोबाइल में, चूँकि बार बार देखते रहते हैं वो सीन सारे, तो काफ़ी अफसरदा भी होते हैं बहुत सारे दोस्त के जो आपके साथ गुजर रही है। उसमें मैंने एक वीडियो देखी कल, जो उस वक्त नहीं हमारी नज़र से गुजरी थी। उसमें मैंने फिर एक वीडियो की, जब आप कोर्ट रूम से बाहर निकलते हैं, जज के चैम्बर से बाहर निकलते हैं, तो एकदम आप वकील को बोलते हैं चलें चलें जज से बात करनी, चलें चलें अंदर बात करनी, और पुलिस वाले उनको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, और आपकी अहलिया जो हैं वो रो रही हैं।
तो बहुत सारे यहाँ कराची में मौजूद हमारे दोस्तों ने उस वक्त खबर चलाई और वो ये बाहर, और उसके बाद फिर अदालती अमला पुलिस वालों ने ये कहा कि वालिदैन बात करते रहे, बच्ची ने कोई बात ही नहीं की, कोर्ट चैम्बर में बात ही नहीं की, वालिदैन उसको मनाने की कोशिश करते रहे, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, बच्ची कल कहती है कि मैंने तो उनको कहा कि आप जो है वो राज़ी हो जाएं, आप एक्सेप्ट कर लें और सुलह कर लें, और उसके बाद वालिदैन जो है नहीं माने, बाकी मैंने साथ जाने की कोई बात ही नहीं की। तो बहुत सारे लोग उस बच्ची की बात पे तो यकीन कर रहे हैं। आपकी बात जो आप बरमला कहते हैं, और हम तो बार बार भी ये कहते रहे चीख के कि बात सुन ली जाए, भले अमल ना करें, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आपके सामने वो इंसिडेंट हुआ था, मैं वहाँ से आया और जिस तरीके से बच्ची को घसीट के लेके गए, मैं उस रूम से निकला, उस मेरे लायर बाहर खड़े थे, मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें कहा कि बच्ची बयान देना चाह रही है। हम ये जज साहब के सामने रिक्वेस्ट की, जज साहब ने उसे डिनाई कर दिया। हालांकि मेरा ख्याल है कि इंसानी हमदर्दी के नाते एटलीस्ट आप उसे ऑन दी रिकॉर्ड ना लाते, अगर आपको कोई इशू था एटलीस्ट आप बच्ची को सामने ला के पूछते तो सही कि आपने बाप से मुलाकात की, आपने क्या पूछा, क्या तय हुआ। मेरे साथ वो 5 मिनट की मुलाकात थी, और आप बीइंग ए रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टर, आपको पता होगा कि ऐसी मुलाकात में पुलिस नहीं खड़ी होती, या तो कोर्ट का कोई अमला होता है या जज साहब अगर ख़ुद हों तो वो बैठते हैं। चूँकि वो बिज़ी थे, वो नहीं थे, लेकिन मेरे साथ अलमिया ये था जी कि यहाँ पे मेरी वाइफ बैठी थी, इधर बीच में बच्ची थी, इधर मैं था, और 2 फुट के फासले, 2-3 फुट के फासले पे 7-8 लेडी पुलिस वाली खड़ी थी, और यहाँ पर इस तरफ जो जगह थी उधर मेरा ख्याल 8-10 पुलिस वाले खड़े थे। तो इसको मुलाकात नहीं कह सकते, क्योंकि अगर बच्ची किसी थ्रेट में थी तो वो तो उन्हीं की थ्रेट में थी। और उसके बावजूद 4 से 5 मिनट की मुलाकात में मैंने उसे यहाँ ये भी कहा कि अगर तू किसी थ्रेट में है तो अब तुझे कोई उंगली भी नहीं लगाएगा, अगर कोई तेरी ख्वाहिश है मुझे बता, हम उसका एहतराम करेंगे लीगली, क्योंकि ये जो एक्शन है ये इलीगल है, और तमाम फुक़हा के मुताबिक भी ये निकाह जायज़ नहीं है। और उसने मुझे ये भी नहीं बोला। उसके बाद 7-8 बार बात करने के बाद मैंने उसको इस चीज़ पे कन्विंस कर लिया कि आप जज साहब के पास आओ और बोलो कि मैंने घर जाना है, उसके बाद आगे की खुद देखेंगे, और अगर आपकी कोई ख्वाहिश है आप मुझे बता दो, मैं जज साहब के पास जाकर रिटन बयान लिख कर दे देता हूँ कि बच्ची की ये ख्वाहिश है और हम इसका एहतराम करेंगे। पुलिस ने यहाँ से पकड़ा और उसे ले गई। बच्ची 100% बयान देना चाह रही थी, और वो मेरे साथ जाने में उसने एग्रीमेंट ज़ाहिर किया था, एग्री हुई थी। मैं इतना बेवकूफ़ इंसान तो आपको नहीं लगता कि मैं एक झूठी स्टोरी बनाऊं, और वो भी उस जगह पे जिधर अगर मैं कोर्ट में बच्ची को जज साहब बुला लेते इस बात सुनने के बाद, और बच्ची कहती जी मैंने तो ऐसी बात ही कोई नहीं की है, मेरे साथ ये बात ही नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है मैं तो सीधा तो इन्हें अदालत में अंदर हो जाता। क्योंकि अदालत के सामने आप इस तरह से झूठ बोलें तो ये तो इंतहाई बड़ा जुर्म है। मैं सब 2 महीने तकरीबन हो गए मुसलसल आप जद्दोजहद कर रहे हैं कि बेटी वापस आ जाए, बेटी जिस तरह फंसी हुई है वो बाहर आ जाए, वापस आ जाए, उस मुसीबत से उसकी जान छूट जाए। अब आप ये नहीं समझ रहे कि अपने जितना जद्दोजहद करनी थी, एक बाप को अपना हक अदा करने के लिए आपने पूरी जद्दोजहद की। अब अगर बेटी बार बार बोल रही है कि उसको वापस नहीं आना, तो फिर आप उसको अपने हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? मतलब ज़ाहिर जग हंसाई हो रही है। अगर 100 आदमी आपको, आपके एफर्ट्स को आपको सपोर्ट कर रहा है, तो 200 आदमी आपके ख़िलाफ़ भी बात कर रहा है। तो अब आप सब्र करके, शुक्र करके सुकून से बैठ क्यों नहीं जाते? आप पीछे क्यों नहीं हट जाते? अपनी ज़िंदगी जिए, अच्छी होगी बुरी होगी, अब उसका नसीब पे उसको छोड़ दें। देखिए मेरे पास जो ऑप्शंस अभी रहते हैं मैं वो तो यूज़ करूँगा, क्योंकि बेसिकली मैं अपनी बेटी के लिए लास्ट मोमेंट तक फ़ाइट करने का मैंने जो ख़ुद से वादा किया है मैं वो पूरा करूँगा। अगर उसके बावजूद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि आपने देखा कि जो डिसीजन था वो बिल्कुल उसे जिस तरीके से वो हुआ, अब मैं वो वर्ड भी यूज़ नहीं करना चाह रहा, क्योंकि तो इन्हें अदालत वगैरह का पहले नाराज़ हो गई, अदलिया भी नाराज़ हो जाएगी। पुलिस इस बेस पे नाराज़ होगी जी कि उनका आईजी चेंज हो गया, लेकिन आप बताइए क्या वो मैंने चेंज किया था? तो 12 रिपोर्ट करें ना, आपने कोई बात की आईजी को हटाने के लिए, ना वकील ने कोई बात मज़े की बात यह है कि पहली 3 हियरिंग में जो हुई थी उसमें तो कलोड़ो साहब या आगा फैसल साहब जो थे उन्होंने मुझसे तो कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा था, और मेरा ख्याल है कि हमारे जो लायर थे वो भी चुप करके खड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। वो बात उस वक्त तक वहाँ तक पहुँची ही नहीं थी। तो
जिस वक्त आईजी उतर गया हमारे यहाँ, उसमें ना मैं बोला था ना मेरे लायर बोले थे। ये जज साहब का डिसीजन था। जज साहब ने इस केस की सेंसिटिविटी को देखा था और उसके अंदर आपने तो देखा कि उन्होंने ये दोनों जजेस ऐसे हैं जो सिर्फ आपका केस नहीं, सारे केसेस की तैयारी करके चैम्बर से फिर आते हैं कोर्ट रूम में, केसेस खुद चलाते हैं। कभी भी बहुत कम ऐसा होता है, कभी वकील से वो सवाल करते हैं जब वो शायद मजीद कोई समझना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आपके केस की तैयारी करके आते थे, इसलिए उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने जो दूसरा बेंच चेंज हुआ उसमें आपने देखा कि उनको ये भी नहीं पता था कि डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी है और केस क्या है। मेरे साथ मेरी बैड लक है, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं। एक कोर्ट में अब जैसे वो जज साहब ने कहा कि प्रोडक्शन का केस था, चले ठीक है जी, प्रोडक्शन का केस था, लेकिन आपको उस प्रोडक्शन के केस को फिर ट्रायल कोर्ट के आगे देना चाहिए था और बच्ची को फ्री विल नहीं देनी चाहिए थी। अपने ऑन दी रिकॉर्ड उन्होंने ये भी कहा, जब मैं मुझसे उन्होंने पूछा और मैंने डॉक्यूमेंटेशन बताई और मैंने ये तक कहा कि मैं इसका क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि हम मेडिकल रिपोर्ट तो देख ही नहीं रहे, अगर हमने वो देखी तो हम शायद आपके ख़िलाफ़ डिसीजन ले लेंगे। उन्होंने ये भी बोला और उसके बावजूद उन्होंने बच्ची को फ्री विल दे दी उसी मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर। तो फिर ये ज़्यादती वाली बात थी। नो प्रॉब्लम जी, अल्लाह ताला की ज़ात है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अदलिया भी मेरे पास काफ़ी ऑप्शन यानी है। कि आप केस फाइट करेंगे, जो जो ऑप्शंस हैं कानूनी, आइनी, इखलाकी तौर पर, वो सारे ऑप्शन वो करेंगे। किसी सुलह सफाई या किसी और कोई फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आप उनके ख़ानदान से किसी तरीके से रब्ता हो, मिल बैठ के कोई बात कर लीजिए। देखें, मैं अपने ऑप्शंस तो अवेल करूँगा, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैंने उसी के लिए मैंने अपनी लीगल टीम भी चेंज की है। अगर मुझे वहाँ उसके बाद भी मेरा डिसीजन हमारे हक़ में नहीं आता तो फिर ये अल्लाह ताला की एक रज़ा समझ के हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एटलीस्ट मेरी बेटी कल को ज़िंदगी में ये तो नहीं सोचेगी कि बाप ने उसके लिए फ़ाइट नहीं की। ना मैंने इसको इज़्ज़त का इशू बनाया, ना मैंने कोई और चीज़ इस चीज़ में मैंने तो कोई चीज़ देखी ही नहीं, सिर्फ मेरी आंखों के सामने वही है और उसी के लिए मैंने ये सारी फ़ाइट की। और मैं अभी भी अपने उसी मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ कि उसके साथ अभी भी ज़्यादती हुई है और जिस तरीके से उसे ट्रैप किया गया, उसे नहीं पता कि उसके साथ फ्यूचर में ये क्या करेंगे। अमूमन आपको पता है 99% शादियों के क्या रिज़ल्ट होते हैं। तो सुलह सफाई का ऑप्शन देखें, मैं उसके पीछे जो है, मुझे ऐसी कोई ऑप्शन उनकी तरफ से रिसीव ही नहीं हुई। इससे पहले वो एक धौंस धड़ल्ले के साथ उनका एक वकील था जो ये कहता था कि आप केस वापस लो और उसके बाद बात करेंगे। वो तो आपको पता है कोई भी उस चीज़ के ऊपर बात नहीं करता। अगर वो लोग इतने शरीफ लोग हैं तो वो बिल्कुल वो पेशकश करें, हम क्यों नहीं देखेंगे। लेकिन बात ये है कि ये जिस तरीके का आप खुद मतलब आपने भी इस पूरा केस का जायज़ा लिया है, ये केस में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ हैं। जिस तरीके से ये लोग छुपते फिरे हैं, पूरे पाकिस्तान घूमे हैं, आईजी चेंज हो गया, पुलिस ने जिस तरह से इनको प्रोटेक्शनें दी, उसके बाद गवर्नमेंट्स लेवल पे जिस तरह से मामले सॉर्ट आउट हुए, तो ये नॉर्मल फैमिली वाला सीन तो मुझे तो नहीं लगता। सब यकीनन आप एक बड़े बाप हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेटी को महफूज किया जाए, और यकीनन बाप का एक हक भी है, फ़र्ज़ भी है, और आप अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कानूनी जो मामलात हैं, अदालत में मज़ीद क्या होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपोर्ट करने वाली नहीं होती। हमने पहले कुछ चीज़ें ऐसी की जो वक्त से पहले रिपोर्ट की, जो नहीं करनी चाहिए थी, और हम जो कुछ होगा अदालत में, जो कुछ होगा हम वो रिपोर्ट करेंगे, और प्लानिंग क्या है वो कोशिश करेंगे कि आपके सामने या पब्लिकली आउट ना हो। लेकिन ये केस ख़त्म नहीं हुआ, ना ट्रायल कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में और ना हाई कोर्ट में कोई ऑप्शन ख़त्म हुआ है, और जो अपडेट होती रहेगी इस सिलसिले में आपके सामने रखते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।